गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th में केमिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चनों की सीरीज को चलाए हैं, उस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में बेटा 3 क्वेश्चन आंसरों को देख चुके हैं कि 3 क्वेश्चन आंसर आपके जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम 6 क्वेश्चनों को और देखेंगे और टोटल आपके 9 क्वेश्चन आज के वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। जो 50 क्वेश्चन की आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री की सीरीज मैंने आपके लिए चलाई है, उनमें से 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के वहां देख लेंगे। आगे के क्वेश्चनों को कुछ इस तरह से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है बेटा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है। तो देखिए, इसको आप किस तरह से समझाएंगे बेटा। अभिक्रिया की कोटि, प्रयोगों द्वारा प्राप्त किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों के योगफल को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? प्रयोगों द्वारा जो प्राप्त होता है अभिक्रिया का वेग समीकरण, उसमें जो सांद्रता के पद उपस्थित हों उसकी जो घात होती है, क्या होती है बेटा? घात, उसी के योगफल को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2 तथा Cl2 का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम संयोग कराते हैं तो रिएक्शन होती है कुछ इस प्रकार से, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। तो अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है K H2 की पावर 0 + Cl2 की पावर 0। तो देखिए, सांद्रता की पावर 0 है, 0 को 0 से ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई? 0। तो याद रखना, किसी भी वेग समीकरण में जो सांद्रताएं होती हैं, किसी भी वेग समीकरण में जो सांद्रताएं होती हैं उनकी घातांकों के योगफल को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये तो हो गया कोटि। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया था, आणविकता को समझाना है। किसको समझाना है बेटा? आणविकता को। देखिए, आणविकता का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। आणविकता की अगर बात की जाए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, उसी संख्या को हम उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं बेटा? आणविकता कहते हैं। उसे उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसी उदाहरण समझ लेते हैं बेटा। H2 + Cl2 का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संयोग जब कराते हैं तो H2 + Cl2 मिल करके बनाता है 2HCl। तो देखिए, इसमें अभिकारक कितने हैं? एक H2 है और एक Cl2 है, तो एक से एक मिलेगा तो हो जाएगा अभिक्रिया की आणविकता 2। तो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। और कोटि क्या होता है कि उस अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता की घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोटि और आणविकता में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा वो ये है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? तो देखिए, इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे उसको व्याख्या करते हैं बेटा। ध्यान से देखिए। हाँ, तो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। कारण नंबर 1 क्या है कि संक्रमण तत्वों के आयनों के आकार का बहुत छोटा होना, कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके जो आयन होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है। दूसरा कारण यह है बेटा कि संक्रमण तत्वों के आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश का होना, कि जो संक्रमण तत्व के आयन होते हैं उनका उच्च नाभिकीय आवेश होता है। उनका नाभिकीय आवेश कैसा होता है बेटा? उच्च होता है। अगला जो इसका कारण है बेटा वो ये है कि लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए उपर्युक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक का होना। लिगेंड द्वारा जो हमको इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होते हैं उनको लिए जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं उनके डी कक्षक, उपर्युक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक उसके पास उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो जटिल यौगिकों को बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लगते हैं। इसको लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखते हैं उसकी बेटा बात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा कि लिगेंड से
क्या तात्पर्य है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि लीगेंट से क्या तात्पर्य है, कि जो लीगेंट होता है उसका क्या तात्पर्य है, उससे आप क्या समझते हो। तो देखिए लीगेंट की अगर हम लोग बात करें तो लीगेंट क्या होता है बेटा, देखिए उसकी परिभाषा देखिए। लीगेंट किसी उपसह संयोजक यौगिक में, किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वह आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, लीगेंट कहलाते हैं। तो लीगेंट वो आयन या अणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। क्या देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, और साथ ही साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। ऐसे आयन या अणुओं को हम क्या बोलते हैं, लीगेंट कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें बेटा, तो जैसे हम बात करें बेटा FeCN6 की पावर -4, अगर हम इसकी बात करें बेटा, ये आपका एक संकुल यौगिक है। अब देखिए जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, Fe को मिडिल में रख देंगे, एक Cn को यहां लगाएंगे, एक Cn को हम लोग यहां लगाएंगे, एक Cn को हम यहां लगाएंगे, एक Cn को हम यहां लगाएंगे, एक Cn को हम यहां से लगाएंगे बेटा, और एक Cn को यहां से लगाएंगे। तो देखिए जितने भी अणु या आयन उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं बेटा, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, वो हमारे लीगेंट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गए और Cn हमारे क्या हो गए बेटा, लीगेंट हो गए। Cn हमारे क्या हो गए भैया, लीगेंट हो गए। इस स्ट्रक्चर को अगर सही से बनाते हैं बेटा, ये यहाँ जाएगा और ये चीज़ यहाँ ज्वाइंट होगी। इसी तरह से नीचे वाले को हम सही से अगर बनाएं तो ये वाली चीज़ एक बार यहाँ पे ज्वाइन होती है और एक बार यहाँ पे ज्वाइन होती है। तो ये आपका पूरा संकुल का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु, तो वो है हमारे पास Fe। और अगर हम बात करें बेटा लीगेंट की, तो लीगेंट है हमारे पास Cn। लीगेंट क्या है बेटा, Cn-। तो ये आपके पास हो गया कोई भी लीगेंट। लीगेंट क्या होते हैं, किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वे धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लीगेंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, लीगेंट कहते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा कि अभिक्रिया का वेग नियम पर टिप्पणी लिखिए। कि अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या है, इस पे आपको क्या करना है बेटा, टिप्पणी लिखना है। इस पे क्या करना है बेटा, आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए अभिक्रिया के वेग नियम की बात करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग और अभिकारक अणुओं की सांद्रता, और क्या चीज बेटा, अभिकारक अणुओं की सांद्रता, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला जो समीकरण होता है उस समीकरण को ही हम लोग अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। उस समीकरण को ही हम अभिक्रिया का वेग नियम या अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक अणुओं की सांद्रता। तो वेग को हम R से दिखाते हैं, वेग स्थिरांक को K से दिखाते हैं, अभिकारक की सांद्रता को A से दिखा देते हैं और उसकी कोटि को x से दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया का वेग नियम याद रखना बेटा, कुछ नहीं होता, वेरी इजी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके अभिकारक अणुओं की सांद्रता में संबंध को दिखाने वाले समीकरण को ही हम अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि छद्म एका अणुक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। छद्म एका अणुक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। छद्म एका अणुक अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए छद्म एका अणुक अभिक्रिया क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग बेटा। छद्म एका अणुक अभिक्रिया, तो देखिए छद्म एका अणुक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो तथा कोटि 1 हो उसे छद्म एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो छद्म एका अणुक अभिक्रिया क्या होती है बेटा,
ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी आणविकता तो 2 हो, जिसकी आणविकता कितनी हो बेटा 2 हो, परंतु उसकी जो कोटि है वो कितनी होनी चाहिए 1, उसे हम लोग छदम एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें बेटा तो जब हम एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, जब हम एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो यह एक छदम एकाणुक अपक्रिया होती है। तो यह एक क्या होती है बेटा छदम एकाणुक अपक्रिया होती है। जैसे ये आपका एथिल एसीटेट है, जब आप इसका जल अपघटन कराते हैं तो बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देना है, बॉन्ड को क्या कर देना है बेटा यहाँ से आपको तोड़ देना है, इस जगह से इसको H दे देना है और इसको क्या दे देना है OH। तो यहाँ से बन जाएगा एस्टिक अम्ल और साथ में क्या बन जाएगा बेटा एथिल एल्कोहल। तो इस अपक्रिया की अगर आणविकता की बात की जाए तो एथिल एसीटेट का 1 अणु है और जल का 1 अणु है, तो आणविकता हो गई 2। अपक्रिया की दर बात करें तो के एस्टिक अम्ल पर केवल निर्भर करेगी, केवल किस पे निर्भर करेगी बेटा एथिल एसीटेट पे, और इसकी पावर कितनी है 1। तो कोट कितनी हो गई सांद्र अपक्रिया के वेग नियम में उपस्थित सांद्रता की जो घात होती है उसी को कोट कहते हैं। तो इसकी घात कितनी है 1, तो इसकी कोट कितनी हो गई तो 1। बोला ये गया है कि छदम कोट अपक्रिया होती है जिसकी आणविकता तो 2 हो परंतु उसकी जो कोट है वो कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा अच्छी तरह से आप लर्न करके जाइएगा। छदम एकाणुक अपक्रिया पर टिप्पणी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, उसको ध्यान से समझना बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण स्थापित कीजिए। समाकलित वेग समीकरण स्थापित कीजिए, समाकलित वेग समीकरण को स्थापित कीजिए। तो देखिए अब इसके समीकरण को हमको स्थापित करना है तो किस तरह से करेंगे इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए इस सवाल कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना बेटा। शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक को हमको स्थापित करना है। क्या करना है बेटा वेग स्थिरांक को स्थापित करना है। तो देखिए माना ए से कोई अपक्रिया P आ रही है और यह एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। ये क्या है बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया है। ए से P है बेटा कोई माना शून्य कोटि की अपक्रिया है। क्या है बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। अपक्रिया है मान लिया कि ये कोई आपकी बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया है। किसकी बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया। तो देखिए अब हम ये मानते हैं कि t = 0 पे इसकी सांद्रता है A0, कितनी बेटा A0, और प्रोडक्ट है 0। अब t = t समय बाद ये A0 माइनस यक्स हो जाता है और इसकी सांद्रता हो जाती है बेटा यक्स, कितनी हो जाती है यक्स। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम लिखें वेग अपक्रिया के वेग नियम से, अपक्रिया के वेग नियम से, अपक्रिया के वेग नियम से, वेग नियम से, तो अपक्रिया का वेग नियम क्या होता है बेटा माइनस का dA/dt इक्वल टू हो जाए बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया है तो सांद्रता की पावर ये हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो माइनस का dA/dt इक्वल टू होगा बेटा K A की पावर 0। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए तुमको ये पता होना चाहिए बेटा कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो उसका मान होता है 1, उसका मान कितना होता है बेटा 1। तो अगर इसको यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का dA/dt इक्वल टू हो जाएगा K। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब dt को इस तरफ भेज देते हैं तो माइनस का dA इक्वल टू हो जाएगा बेटा K dt, कितना हो जाएगा भैया K dt हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब आप समाकलन करेंगे तो माइनस को बाहर ले लीजिए बेटा
ए, और यहाँ आ जाएगा के को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है डी टी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे एक नियम आपको लर्न होना चाहिए बेटा कि अगर आप समाकलन कर रहे हैं किसी चीज़ के डी यक्स का, तो यक्स आपका बाहर आ जाता है, केवल ये होता है समाकलन। डी के साथ जो भी फंक्शन हो उसका समाकलन होता है, उसको बाहर ले लीजिए, बस हो गया, वही उसका क्या होता है बेटा, आंसर होता है। तो देखिए जब माइनस डी ए का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का ए आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा के टी। अब यहाँ पे एक समाकलन नीतांक हमारा सी आ जाएगा। तो ये आपका पास समीकरण आ गया, जहां सी समाकलन नीतांक है, समाकलन नियतांक है, समाकलन नीतांक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यदि हम लोग बात करते हैं इसमें बेटा, यदि t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू कितना था बेटा, 0, तो जो a की कंसंट्रेशन थी, जो a था वो किसके बराबर था बेटा, a नॉट के बराबर था। किसके बराबर था, a नॉट के बराबर था। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनके मान हम समीकरण 1 में रखने पर, आगे देखिए कैसे होगा बेटा, t तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, t तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब मान रखेंगे तो माइनस का a की जगह आ जाएगा बेटा a नॉट के इंटू 0 प्लस सी, ये हो जाएगा बेटा। तो अब जब यहाँ से हम लोग c की वैल्यू देखेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a नॉट, c इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का a नॉट आ जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम लिखेंगे बेटा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, माइनस का a इक्वल टू के टी प्लस माइनस का a नॉट, ये बनेगा बेटा। तो अगर हम इसको, जो a है ये समय t है, तो इसको a नॉट को हम लोग क्या मान लें बेटा, at मान ली। ये जो कंसंट्रेशन होती है होती है at के इक्वल। किसके बराबर होती है बेटा, at के इक्वल होती है, क्योंकि a की कंसंट्रेशन एट टाइम t, तो ये t के फंक्शन में है, तो इसको हम मान लेंगे बेटा माइनस का at। क्या मान लेंगे बेटा, माइनस का at मान लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा के टी माइनस का a नॉट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो at इक्वल टू a नॉट माइनस के टी आ जाएगा, at इक्वल टू कितना आ जाएगा, a नॉट माइनस का के टी। यही आपके शून्य कोटि अवक्रिया का वेग समीकरण होता है, यही शून्य कोटि अवक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण होता है, वेग समीकरण होता है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर आंसर हो गया। मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको सॉल्व करना है और किस तरह से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की इस वीडियो में बेटा हम यहीं तक बात रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखेंगे कि इनके आंसर हम किस तरह से वहाँ बोर्ड के लिए तैयार करें और किस तरह से इनके आंसरों को लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।